बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है, आर्मी चीफ के अपने ओहदे से इस्तीफ़े से मुतलिक मामला क्या है। अचानक से ये बड़ी खबर सामने आई है। कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। ना सिर्फ आर्मी चीफ के इस्तीफ़े के हवाले से, बल्कि अचानक से DGISI की तब्दीली, GHQ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फ़ोन, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हलचल, ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। और सारी जो हैं वो ये आपस में लिंक्ड हैं। अहम तफसीलात हैं, एक तो ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और इसके साथ ही साथ दुबई में मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ की और आसिफ ज़रदारी की एक मरतबा फिर से। और इस मुलाकात में भी किसी भी बात के ऊपर जो इत्तेफाक है वो नहीं हो सका। यानी कि आसिफ ज़रदारी अपने मामलात के ऊपर डटे हुए हैं और दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ हैं वो अपनी ही कहानियाँ लिए बैठे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दुबई में क्या हुआ, तकरीबन 2 घंटे की ये जो मुलाकात थी, 2.5 घंटे की बल्कि ये मुलाकात थी, एक होटल के कमरे में ये मुलाकात हुई। लेकिन ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात में भी बड़ी जो नाकामी है वो हुई है। इस पर भी अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, व्लॉग का जो आगाज़ है कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ अहम ख़बरों के साथ करूँगा। और अहम डेवलपमेंट ये है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये बिल है और अहम ये बिल है जो कि आज मंजूर किया गया है सेनेट से भी। और इस बिल के मुताबिक फ़ौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। सेनेट में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा इस बिल के ये जो बिल था ये ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने पेश किया और सेनेट इजलास में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी जो है वो दी गई। तरमीमी बिल के तहत सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सज़ा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सज़ा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक और आर्मी एक्ट के तहत निपटाया जाएगा। इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। तो ये वो तमाम तरामीम हैं जो कि की गई हैं और इसकी सेनेट में मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा मुतलका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा, बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सज़ा जो है वो मिलेगी। जबकि आर्मी एक्ट के मतहत शख्स इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस हो तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। बिल के तहत फ़ौज को बदनाम या नफरत अंगेज़ी फैलाने पर 2 साल की कैद और जुर्माना होगा। तो ये नाज़रीन जो बिल है वो पेश किया गया है और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस बिल के तहत वो सेनेट से भी मंजूर कर ली गई हैं। दूसरी खबर नाज़रीन, आसिफ ज़रदारी और जो दुबई में मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ की, इस खबर के ऊपर भी आता हूँ। और बड़ी इंपॉर्टेंट ये मुलाकात थी क्योंकि दूसरी मरतबा ये मुलाकात हुई है और दूसरी मरतबा नवाज़ शरीफ जो थे वो लंदन से दुबई गए और इसी तरह से जो आसिफ ज़रदारी हैं वो पाकिस्तान से दुबई गए और वहाँ पर उन्होंने जो मुलाकात है वो की। इससे पहले की जो उनकी मुलाकात थी उस मुलाकात में भी कुछ तय नहीं हो पाया था और जो नाकामी थी वो हुई और दोनों नाकाम वापस जो है वो लौटे दुबई से। बहरहाल एक मरतबा फिर से ये जो कोशिश थी वो की गई और दोबारा से जो मुलाकात है वो हुई और काफ़ी तवील ये बैठक थी, तकरीबन 2.5 घंटे तक की जो बैठक थी वो हुई। और इसमें असल मामला, असल मुद्दा जो डिस्कस हुआ वो इलेक्शन और निगरान सेटअप के ऊपर हुआ। नवाज़ शरीफ की नाज़रीन सोर्सेज के मुताबिक ये ख्वाहिश है कि जो निगरान सेटअप आए तो उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, यानी कि उसको लंबा किया जाए और निगरान सेटअप में जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाया जाए वो इसहाक डार को लाया जाए। उनका अपना बंदा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि निगरान हुकूमत उनकी अपनी होगी, वो अपनी मर्ज़ी से चलाते रहेंगे और असल में हुकूमत से तो वो अलहदा हो जाएंगे लेकिन निगरान सेटअप में भी उन्हीं की अपनी जो हुकूमत है वो होगी। और यूँ नवाज़ शरीफ को अपने भाई शहबाज शरीफ से भी जान छूट जाएगी उनकी और इसहाक डार जिनके ऊपर वो ज़्यादा भरोसा करते हैं उनकी हुकूमत होगी और वो जो है वो हुकूमत चलाते रहेंगे। और 6 महीने तक उन्होंने कहा जी कि जो ये हुकूमत है निगरान, इसको आगे
तक ले जाया जाए और मार्च में जाकर फिर कहीं इलेक्शंस के हवाले से या इससे भी ज़्यादा आगे चलकर इलेक्शंस के हवाले से देखा जाए। लेकिन आसिफ जरदारी जो हैं वो इस मामले के ऊपर बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे। हाँ, जो एक मामला है कि असम्बलियाँ अगर वक्त से पहले तहलील होती हैं तो 90 दिन मिल जाएंगे, वक्त पर होती हैं तो 60 दिन मिल जाएंगे, तो यहाँ तक तो रिलैक्सेशन हो सकती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा कि निगरान सेटअप आए और निगरान सेटअप में भी आप अपनी मर्ज़ी के बंदे जो हैं वो लगवाएं और फिर उसके बाद उस सेटअप को आप मज़ीद डिले कर दें, तो ये चीज़ नहीं होगी। इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त के ऊपर ही होंगे। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो बहस है, जो तकरार है वो हुई और जाहिर सी बात है नवाज़ शरीफ अपना जो है वो मुद्दा लेकर बैठे रहे, आसिफ जरदारी अपना मुद्दा लेकर बैठे रहे। और वजह साफ़ यही थी कि नवाज़ शरीफ को इस वक्त ये लगता है कि अगर अभी इलेक्शंस हो जाते हैं, और लगता है कि वाकई ऐसा है कि इलेक्शंस होते हैं तो नून लीग मुकम्मल आउट हो जाएगी, जबकि आसिफ जरदारी को लगता है कि अगर अभी वक्त पर इलेक्शंस होते हैं तो ठीक है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ठीक वक्त है पीपल्स पार्टी के लिए कि वो इलेक्शन लड़े और कम से कम सिंध के अंदर दोबारा वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर इलेक्शंस को डिले किया गया तो हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर कम बैक कर लेते हैं, चूँकि हुकूमत फिर नहीं रहेगी, निगरान सेटअप होगा, तो फिर उस सूरत में जो पीपल्स पार्टी के चांसेस हैं वो बहुत महदूद रह जाएंगे। और फिर दूसरी ज़िद ये है कि नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने या उनकी साहबजादी वज़ीर आज़म बने। यहाँ से आसिफ जरदारी जो हैं वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। तो ये जो आपस की जो लड़ाई थी वो दुबई में भी चलती रही, बहरहाल किसी नतीजे के ऊपर ये ख़त्म नहीं हुई, जिसकी वजह से ये मुलाकात ख़त्म हुई। 2.5 घंटे के तक जो बहसो तकरार थी वो इन दोनों के दरमियान होती रही। और इसके बाद नवाज़ शरीफ जो हैं वो दुबई से वापस जो है वो लंदन पहुंच गए। और इसी तरह से आसिफ जरदारी की अभी अपडेट तो नहीं आई कि वो पाकिस्तान पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। बहरहाल ये जो मुलाकात थी वो इस बड़ी नाकामी के ऊपर ख़त्म हुई है। आगे चलते हुए नाज़रीन, आर्मी चीफ के इस्तीफ़े, DGISI की तब्दीली और GHQ के फ़ोन के हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं जो कि सामने आई हैं। मामला कुछ यूँ है, सबसे पहले तो क्रेडिट देता चलूँ कामरान यूसुफ साहब हैं। उनकी ये ख़बर है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसमें ये जो ख़बर है वो उनकी जानिब से दी गई है। और इस खबर के मुताबिक वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो थे उन्होंने अपने दौर में इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में उन्होंने कॉल कर ये बताया भी कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब ये सारा मामला हुआ कि आखिर उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया और क्या जो क्लैश था वो एस्टेब्लिशमेंट ये जो बाजवा और इमरान खान के दरमियान हुआ, ये कहानी जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मामला कुछ यूँ हुआ कि एक दिन उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो थे उन्होंने फ़ोन किया PM हाउस में, और आज़म खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के उस वक्त के, और अभी तो खैर उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद उनका बयान भी सामने आया। तो बहरहाल उन्हें वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कॉल की और उन्होंने जो फ़ोन है वो उठाया और आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा साहब ने कहा कि वो जो अपना इस्तीफ़ा है वो पेश कर रहे हैं और इमरान खान साहब के पास 1 हफ़्ते का वक्त है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो नया आर्मी चीफ़ है वो तैनात कर दें। और इससे पहले उन्होंने आज़म खान साहब को कहा कि उनकी जो बात है वो इमरान खान साहब से करवाई जाए, लेकिन आज़म खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब एक इम्पॉर्टेंट इजलास की सदारत कर रहे हैं, तो अभी फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं होगा कि जो बात है वो करवाई जा सके। जिस पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं और 1 हफ़्ते का वक्त है इमरान खान साहब के पास कि वो नया आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दें। जिसके ऊपर क्या हुआ कि आज़म खान की जानिब से ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब को भी ये बात बताई गई, लेकिन साथ ही साथ जो उस वक्त के DGISI थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उन तक भी ये बात पहुंचाई गई कि जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा साहब वो रिज़ाइन कर रहे हैं। अब ये एक सारा जो मामला है उस दिन हुआ और यहीं से असल जो एक क्लैश था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान शुरू हुआ, जो ख़बर कामरान यूसुफ साहब देते हैं। अब ये सारे का सारा जो मामला था वो हुआ क्यों, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों जनरल बाजवा की जानिब से ये कहा गया और फिर बाद में ऐसा कोई मामला हुआ भी नहीं, कोई जो इस्तीफ़ा है वो सामने आया भी नहीं कि उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो दिया हो। तो इमरान खान साहब ने इस मामले को किस तरह से सारा देखा, तो ये जो सारा क्लैश था वो शुरू हुआ था असल में जब DGISI की जो तब्दीली थी वो होना थी और उसके बाद ये सारे का सारा जो मामला था वो शुरू हुआ, यानी कि जनरल फैज़ के मामले पर ही जो फड्डा था असल में वो हुआ कुछ इस तरीके से था कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा उनकी जानिब से इमरान खान साहब से कहा गया
कि DGISI की जो तब्दीली है वो अब होना है और उनकी जगह पर नया जो DGISI है वो तैनात होना है। तो जाहिर सी बात है, जो एक प्रोसीजर होता है उसके तहत नाम तो बिल्कुल GHQ से आएंगे, लेकिन जो एक अप्रूवल है वो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, PM ऑफिस की जानिब से ही देनी है। तो आप ये जो एक तकर्री है, जो ये तब्दीली है वो करें और DGISI को अब तब्दील होना है, जिसके ऊपर फर्स्ट इमरान खान साहब ने कुछ वक्त जो है वो मांगा जनरल बाजवा साहब से कि अभी उनकी जो तब्दीली है वो नहीं करनी, लेकिन कुछ टाइम के बाद तब्दीली कर दी जाएगी। फिर इसी तरह से जब दोबारा इस मुद्दे के ऊपर बातचीत हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि अभी जो तब्दीली है वो नहीं करते। तो इस पर इमरान खान साहब को जब बताया गया कि कुछ रूल्स ऐसे भी हैं कि नेक्स्ट अगर आर्मी चीफ़ किसी ने बनना है, जो सीनियरिटी लिस्ट होती है, तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि कोई एक कोर जो है वो उस जर्नल ने ज़रूर कमांड की हो, तभी वो आर्मी चीफ़ के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो उन दिनों में आपको याद भी होगा कि ये खबर भी बहुत ज़्यादा आई थी कि जब DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब का तबादला हुआ था कि अगर उन्हें अगला आर्मी चीफ़ बनना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कोई एक कोर को वो ज़रूर कमांड करें। तो इस वजह से उनकी तब्दीली जो थी वो भी ज़रूरी थी। तो बहरहाल जब ये उनको बताया गया तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो रूल्स हैं उनमें कुछ तब्दीली भी हो सकती है। तो बहरहाल इसी तरह से जो मामला है वो कुछ महीने तक आगे चलता रहा और एट द एंड जनरल बाजवा साहब की जानिब से फिर उनसे कहा गया कि जो तब्दीली है वो अब होनी है, और यहाँ से असल में जो क्लैशेस और जो नाराज़गी थी वो शुरू हुई। फिर इसके बाद कामरान यूसुफ साहब ये दावा करते हैं अपनी ख़बर के मुताबिक कि फिर इसी तरह से एक दिन इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, उन्होंने फिर GHQ में कॉल की और जनरल बाजवा साहब से कहा कि ठीक है, आपने जो तब्दीली है वो खान साहब मान गए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि ठीक है, आपने जो तब्दीलियाँ हैं वो करनी है वो आप कर लें। तो इसके ऊपर क्या हुआ, वो नोटिफिकेशन वाली जो उस टाइम ख़बर आई थी कि जो जनरल नदीम अंजुम साहब हैं उनका नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन PM ऑफिस से अभी तक उसकी मंजूरी नहीं हुई। तो वहाँ से एक मरतबा फिर से जो क्लैश था वो शुरू हुआ, और आपको याद भी होगा कि उस वक्त जो ये सारा मामला था वो कुछ टाइम के लिए लटका भी रहा, फौरी तौर पर नहीं हुआ। तो जब वहाँ से जो एक नाम था वो सामने आया कि इन जनरल नदीम अंजुम साहब को जो है वो नया DGISI जो है वो बनाया जा रहा है, तो इस मामले के ऊपर जो मंजूरी थी वो PM ऑफिस से नहीं हुई। तो एक मरतबा फिर से जो क्लैश था वो हुआ कि आपने हमें कहा था कि तब्दीली कर दें, तो हमने जो तब्दीली है वो कर दी है, लेकिन अभी जो मंजूरी है वो नहीं हुई। तो अब इसमें दो बड़े मुख्तलिफ पहलू निकलते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो तब्दीली है ठीक है वो कर दें, लेकिन अब उसका ये मतलब नहीं था कि जो तब्दीली है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर दें, क्योंकि नाम PM ऑफिस को जाते हैं, फिर PM ऑफिस जो है वो एक कोई मंजूरी देता है, कुछ इस तरह का जो सिलसिला था वो होता है। तो इस सेंस में जो तब्दीली है वो हो सकती है। फिर दूसरा एंगल इसका ये भी निकलता है कि इमरान खान साहब ने चूँकि अप्रूवल दे दिया था तब्दीली का, तो वहाँ से जब तब्दीली के हवाले से कह दिया गया तो उसके बाद जो तब्दीली है उसको अप्रूव कर देना चाहिए था। तो ये एक बीच में कहानी है जिसको क्लियर नहीं किया गया। बहरहाल इसके जो दो एंगल्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। तो बहरहाल जब यहाँ तक सिलसिला पहुँचा तो फिर उसके बाद जो है वो फवाद चौधरी साहब का भी एक बयान सामने आया, और बहरहाल PM ऑफिस से फिर उसकी जो मंजूरी थी वो नहीं हुई। तो ये वाला वो सारा मामला था, बैकग्राउंड था, जिसके ऊपर जनरल बाजवा साहब उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो नाराज़ हुए और उन्होंने फिर फ़ोन कॉल की। और फिर फ़ोन कॉल वाली जो कहानी आगाज़ मैंने आपके सामने रखी कि उन्होंने कहा जी कि मैं जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है और आपको ये इस्तीफ़ा जल्द मौसूल हो जाएगा, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप नया जो आर्मी चीफ़ है वो तैनात कर लें। फिर उसके बाद इस्तीफ़ा उनका कैसे रुका, उसमें एक तो ये हुआ कि जो कोर कमांडर से उन्होंने एक तो कहा जनरल बाजवा साहब को कि आप जो इस्तीफ़ा है वो ना दें, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा साहब की जो मुलाकात थी वो बनी गाला में हुई, और वहाँ पर एक जो समझौता है वो हुआ। और वो ये हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा कि अभी कुछ हफ़्तों के लिए, 3-4 हफ़्तों के लिए मज़ीद जनरल फैज़ हमीद साहब को कंटिन्यू करने दिया जाए, और फिर उसके बाद जो तब्दीली है वो हो जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने चूँकि जो नाम है वो दे दिए हैं, तो जो तैनाती है वो जनरल नदीम अंजुम साहब की ही बतौर DGISI होगी, और लेकिन उसमें जो इंटरव्यूज़ हैं वो इमरान खान साहब ने कहा कि वो करूँगा, और उसमें जो मज़ीद जनरल्स हैं उनके भी वो इंटरव्यू करेंगे, लेकिन एट द एंड जो तैनाती है वो वही होगी जो कि आपने नोटिफिकेशन जारी किया, ये जो आपकी अप्रूवल हुई। तो यूँ ये एक समझौता हुआ जिसके ऊपर जनरल बाजवा साहब जो थे वो माने, और फिर उसके बाद जो
जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उनकी तब्दीली हुई और नए DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब जो थे उनको बतौर DGISI तैनात कर दिया गया। तो ये सारा एक अहम मामला था DGISI की तब्दीली का, आर्मी चीफ़ के इस्तीफ़े का और GHQ से जो फ़ोन कॉल्स वगैरह गई। तो ये एक अहम ख़बर जो है वो सामने आई कि असल में जो क्लैश था वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान कब शुरू हुआ, कब उसका आगाज़ हुआ और एंड जो है वो कहाँ तक उसका जो है वो हुआ। तो ये आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।